उसको किसी कैटेगरी में लाएं। तो एक सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, जो अब उसके क्राइटेरियाज क्या है, जिस भी आदमी की फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम आती है, नंबर 1 क्राइटेरिया, 8 लाख रुपए से फैमिली की इनकम कम हो तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जा सकता है। नंबर 2 एक और क्राइटेरिया रखा गया कि हमने उसका घर देखना है कि उसका घर कितना बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास घर है, मैंने बहुत बड़ा आलीशान घर बना रखा है, चाहे मैं सरकारी मुलाजिम ना भी हूँ, लेकिन मेरे पास, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है, तो मैंने घर बना लिया 2-3 छत, ठीक है, तो वो भी होता है। इसलिए हमने आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टीज को भी चेक करना है। तो प्रॉपर्टी को चेक करने का क्या रूल है कि जिस आदमी के पास 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 1000 से कम, तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मैं बताऊं, पैसे के लिहाज से जो गरीब होगा, थोड़ा कमजोर होगा, ठीक है, आम भाषा में बोल रहा हूं, मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, जिसका 1000 स्क्वायर फीट से घर कम होगा और 8 लाख रुपए से इनकम कम होगी, तो वो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो मान के चले ये हमारे आप जई नहीं सर, ये एक बार मेरे पास आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि सर मेरे को EWS सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। हम बोलेंगे जनाब आप अपनी इनकम दिखाइए। इनकम दिखाने के लिए मुझे एप्लीकेंट और एप्लीकेंट के माँ और बाप का टोटल इनकम लेना है। इनका भाई मुलाजिम है, मुझे नहीं लेना, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में एप्लीकेंट के भाई की इनकम नहीं देखनी मुझे, उसके 4 भाई है, मुलाजिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बहन है, मुलाजिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेंट और उसके माँ और उसके बाप, दैट इज इट। अगर माँ बाप सर अलग हो, नहीं, फैमिली मीन्स माँ बाप एप्लीकेंट, अगर वो सेपरेट नहीं, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फैमिली का समझ आइए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में फैमिली इज माँ बाप और एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का भाई नहीं लेना, चाहे वो इकट्ठा है, चाहे वो अलग हो गया, दूसरे राशन कार्ड में है, दूसरे चूल्हे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एप्लीकेंट आए, आप बोले जनाब मैं स्टूडेंट हूँ, इनके माँ बाप की इनकम चेक करो, अगर वो 8 लाख से नीचे है, पॉइंट नंबर 1 गुड। फिर मैं आपका घर देखने आऊंगा। अब मैं आपका घर देखता हूँ, 1000 स्क्वायर फीट से कम आपका घर है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यस। लेकिन ऐसा हो गया कि मान के चले आपके पास जमीन है 1 कनाल, आपने घर बना लिया 800 स्क्वायर फीट में, ठीक है, 800 स्क्वायर फीट में उसके ऊपर एक दूसरा छत बना लिया, उसके ऊपर एक तीसरा छत बना लिया, तो पैसा तो आपके पास है, 1 छत, 2 छत, 3 छत, तो मैं 800 स्क्वायर फीट का एक छत लूंगा, उसके ऊपर जो दूसरा छत है वो भी 800 दूंगा, तो 8 1600 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। ये नहीं कि मैंने नीचे 800 बना लिया तो ऊपर में 10 छत चढ़ा गया, वो नहीं। सो 1000 स्क्वायर फीट से कम एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकर्स, 5 एकड़ से जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड कम है, कितना कनाल होता है सर? 26 अप्रोक्सीमेटली 26 कनाल, ठीक है। तो उसमें एग्रीकल्चरल लैंड तो यहाँ कम होती है, 1000 स्क्वायर फीट से घर कम और 8 लाख रुपए से इनकम कम। घर का जो मैंने आपको बता दिया, हम आपका घर का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसकी मंजिलें देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इनकम है माँ बाप और एप्लीकेंट, कंफ्यूज नहीं होना, भाई बहन ये वो कोई कुछ नहीं करना। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं। एक इसमें पॉइंट है जो आप सब लोग सोचते होंगे, हम जब भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं हम उस पर लिखते हैं वैलिड फॉर सेंटर। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि सर ये क्या चीज है, तो गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है GAD का, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जिस आदमी के पास एक कैटेगरी है, मान के चले मैं RBA से हूँ, यहाँ सब लोग RBA से हैं, तो मुझे EWS नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हमारे स्टेट या UT है अब है, तो हमारी UT में कोई भी पोस्ट निकलेगी तो मैं RBA से फॉर्म भरूंगा, ठीक है ना, तो मुझे दूसरी EWS की जरूरत नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जिसके पास RBA है, जिसके पास SC है, जिसके पास ST है, उसको EWS नहीं देना। लेकिन अगर कल को मुझे दिल्ली में फॉर्म भरना हो तो वहाँ RBA नहीं चलता, ST SC चलेगा, RBA नहीं चलेगा। तो RBA वालों को मैं EWS दूंगा फॉर सेंट्रल जॉब, SC ST को वहाँ का भी नहीं मिलेगा। तो लोग यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं कि जनाब आप हमें EWS सेंटर के लिए क्यों देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी UT की कोई पोस्ट आएगी आपके पास, आप RBA डालें, जब आपके पास UT के बाहर सेंट्रल लेवल की पोस्ट आएगी तो आप EWS डालें। तो वो RBA वाले लोग, मतलब RBA वाले लोगों के लिए EWS मिलेगा, लेकिन फॉर सेंट्रल आउट ऑफ UT, ठीक है। और उसमें ये है कि आपको बोलेगा जनाब मैं रहता तो पोगल में हूँ, लेकिन मैंने बनाया नहीं RBA, तो वो नहीं है, वो पढ़ता है RBA एरिया में, वो नहीं बनाया, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बना सकता है, वो आए वो बना ले, अनलेस एंड अनटिल कि वो बाहर निकल गया हो। अब इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको RBA के साथ कंपेयर करूंगा। जब RBA की इनकम भी 8 लाख रुपए होती है, उसको जब हम देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फैमिली का डेफिनेशन होता है माँ बाप भाई बहन जो एक चूल्हे के अंदर होते हैं, एक राशन कार्ड के अंदर होते हैं, ठीक है, चूल्हा। अब
कहीं घर में 3 भाई होंगे और तीनों जॉब में हैं, तो मैं तीनों की इनकम दूंगा, जबकि ईडब्ल्यूएस में मुझे नहीं लेना है, लेकिन आरबीए में लेना है। हाँ, अगर एक भाई की शादी हो गई, उसने अपना चूल्हा अलग कर दिया, राशन कार्ड अलग कर दिया, तो वो सेपरेट हो जाता है। कोई बहन की शादी होगी, उसको बाहर निकालो, ठीक है। तो आरबीए में फैमिली वो आएगी जो एक चूल्हे के अंदर होगी, जो एक राशन कार्ड के अंदर होगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में फैमिली सिर्फ माँ बाप बेटा, ठीक है, माँ बाप और एप्लीकेंट, ठीक है। और एप्लीकेंट के साथ एक लिखा तो ये भी है रूल में कि 18 साल से छोटे भाई बहन, लेकिन 18 साल से छोटे होंगे तो जॉब नहीं होगी, तो टेक्निकली माँ बाप और एप्लीकेंट, लेकिन आरबीए हमें फैमिली लेनी है। अब आरबीए में कभी क्या होता है, एक स्पेशली एक और क्लॉज होता है कि 15 साल का चूल्हा देखना होता है हमने, ठीक है। तो जिन लोगों को भी आरबीए बनाना हो, तो वो सबसे पहले 15 साल का चूल्हा चेक करेंगे अपना, तरक सुकूनत नहीं हुई होनी चाहिए। आप यहाँ हैं तो आप जम्मू जाके चले गए, चूल्हे से नाम कटा दिया, वोटर लिस्ट से नाम कटाया, वो नहीं होना चाहिए। 15 साल का आपका चूल्हा हो, नंबर 1। नंबर 2, इनकम 8 लाख रुपए से कम, और इनकम में पूरी फैमिली जो एक राशन कार्ड के अंदर आएगी, जो एक चूल्हे के अंदर आएगी। कभी कभार क्या हो जाता है कि आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर निकल जाती है। मैं हूं, मेरा भाई है, 2 मुलाजिम है, हम 8 लाख रुपए, हमारी 16 लाख हो गई, हम 8 लाख से ऊपर निकल गए। ऐसे केस में एक रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। वो क्या रिलैक्सेशन है कि अगर किसी आदमी ने अपनी पूरी स्कूलिंग देहात से की हो, उसी एरिया से की हो जो आरबीए के अंदर पड़ता है, तो फिर इनकम का मसला नहीं है। आपकी 10 लाख है, कोई बात नहीं, आपने स्कूलिंग 1st to 12th यहाँ की है, ओके। आपकी 20 लाख है, कोई बात नहीं, 1st to 12th आपने यहीं से की है, यहाँ से नहीं की है, आपने बनाल से की, बनाल आरबीए है, आपने खड़ी से की, कहीं से, मतलब आरबीए के अंदर अगर आपने 1st to 12th स्कूलिंग की है तो इनकम वाला क्लॉज आप भूल जाइए। कोई बंदा अगर मुझे 1st to 12th सर्टिफिकेट लेके आ जाए तो मैं उसकी इनकम चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकम मैं उसकी चेक करूंगा जिसने 8th तक यहाँ पढ़ा है, उसके बाद कोई जम्मू चला गया, कोई उधमपुर चला गया, कोई डोडा चला गया, कोई भद्रवाह, जो ओपन मेरिट वाली जगह है। वो लोग जिनने 1st to 12th गांव में पढ़ा है, अपने एरिया में आरबीए में, या अपनी जगह से शिफ्ट भी हुआ हो लेकिन आरबीए में गया हो, तो उसको इनकम का कोई मसला नहीं है। उसको 15 साल का चूल्हा देना है और उसको 1st to 12th देना है। लेकिन कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज होती है जिससे हम वेरीफाई करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, उधमपुर जा, आगे पीछे, ये, फिर हम उनसे लिखवा के लाते हैं, जी मैंने माइग्रेशन नहीं की, सरपंच लिख के देता, इसके घर में 10 लोग हैं, 10 में से 4 मुलाजिम हैं। लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज उन लोगों के लिए हैं जिनकी मुझे इनकम देखनी है। कभी कभार क्या हो जाता है, देखिए गलती है, मतलब ह्यूमन आर प्रोन टू मिस्टेक्स। मेरा पटवारी आ गया, 3 भाई थे, एक डॉक्टर था, भूल गया, वो लिखा स्टूडेंट है, डॉक्टर की सैलरी वो मिस कर गया, वो दिखाता है मेरे को 4 लाख रुपए। मैं सोचता हूँ ठीक है भाई 4 लाख है, बच्चे ने जम्मू पढ़ा, क्या फर्क पड़ता है, 4 लाख रुपए तो है, इनकम बाहर से वो नीचे है। तो मैंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। 6 महीने बाद पता लगा भाई एक डॉक्टर लड़का था, ये तो छूट गया। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप अपने एरिया के नंबरदार या सरपंच से लिख के लाएंगे कि जनाब इनके घर में 10 लोग हैं, 10 में से 2 बहनों की शादी हो गई, 4 मुलाजिम हैं, 1 शादीशुदा है, राशन कार्ड, जो भी है डिटेल, वो हम इसलिए लेते हैं ताकि गलती से किसी की इनकम ना छूट जाए और कल को सर्टिफिकेट कैंसिल करना पड़े। लेकिन अगर किसी ने 1st to 12th, बार बार मैं की चीज बोल रहा हूँ, 1st to 12th गाँव में पढ़ी है, वो सरपंच से सर्टिफिकेट नहीं लाएगा। एफिडेविट मैंने बंद कर दिए, कोई बंदा एफिडेविट नहीं लाएगा, मुझे किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है आपके। एफिडेविट मैंने बंद किया। 1st to 12th के सर्टिफिकेट जिसके पास है वो चूल्हा लाओ, 1st to 12th के सर्टिफिकेट लाओ, कोई इनकम की जरूरत नहीं, कोई सरपंच की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई नॉन माइग्रेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए, आरबीए के लिए फैमिली वो है जो एक राशन कार्ड और चूल्हे के अंदर है, ईडब्ल्यूएस के लिए फैमिली वो है जो माँ बाप और एप्लीकेंट है, ठीक है, और 1000 स्क्वायर फीट से कम, ठीक है, और उसमें 15 साल का चूल्हा, यही है। बाकी पेंडेंसी किसी की नहीं है, मेरे पास जो आती है सब निकल जाती है। किसी कागज की वजह से रुक गई हो वो और बात है, ठीक है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि वो खुद प्रेजेंट रहना चाहिए साइन करने के लिए, नायब तहसीलदार साहब ने कहा। अब बेसिकली क्या होता है उसमें गवाहियां वगैरह होती है, कुछ बयान वगैरह होते हैं, मैंने करवा लिए थे एक्चुअली। नहीं चले, एक पर्टिकुलर केस तो वो मैं देख लूंगा, मैं जनरली बता रहा हूँ। इसमें प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट रिक्वायर होती है, उसमें कुछ बयान वगैरह ले लेते हैं। एफिडेविट मैंने हटवा दिए हैं, ईडब्ल्यूएस में रखा है। ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम होती है कि अभी मतलब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरा एक ही घर है यहाँ,
400 स्क्वायर फीट में। अब मुझे नहीं पता आपका रामबन में भी हो सकता है, बनाल में भी हो सकता है, जम्मू में भी हो सकता है। मेरे को कैसे पता लग गया? तो हम एक एफिडेविट लेते हैं, जनाब आप लिख के देंगे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है यही है, इसके अलावा नहीं है। कल को निकलेगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, वो जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊं और मुझे पता लग जाए इनके 4 घर है, एक जम्मू में एक दिल्ली में, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए, आरबीए के लिए 1st to 12th की स्कूलिंग जिसके पास है बेधड़क आ जाइए। फर्स्ट सर इसमें से मुझे लगता है 99% कवर हो जाएंगे स्कूलिंग में ही। टू 12th, लेकिन 1st to 10th नहीं, क्योंकि स्कूलिंग 12th तक होगी, उसके बाद कॉलेज शुरू होगा। थैंक यू।